और एक विशाल नदी लगभग 450 फीट नीचे एक खाई में गिरती है। हाँ, एकदम वैसा ही। यानी झारखंड की नदियों पर बात करने वाले हैं। राइट, क्यों एग्जैक्टली यहाँ का पूरा टूरिज्म, कल्चर, सब कुछ इन नदियों के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। नदी किस तरह की चट्टानों से गुजर रही है, उसकी स्पीड क्या है, वही तय करता है कि वहाँ क्या बनेगा। मतलब कोई प्राचीन मंदिर बनेगा या कोई किला, राइट? हाँ, या फिर वो जगह बस एक घने रहस्यमयी जंगल में बदल जाएगी। और यही बात इस टॉपिक को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है। तो आज हम इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को डिकोड करेंगे। अगर हम झारखंड के टूरिज्म को एक बिल्डिंग मान लें, तो इसके 4 मेन पिलर्स हैं। हाँ, और वो 4 पिलर्स सीधे तौर पर 4 बड़ी नदियों पर टिके हैं: दामोदर, स्वर्णरेखा, कोयल और फल्गु। हर नदी का अपना एक बिल्कुल अलग कैरेक्टर है। बिल्कुल, और वही कैरेक्टर तय करता है कि वो किस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करेगी। जैसे दामोदर नदी को ही ले लीजिए। अच्छा, वहाँ क्या खास है? वो रिलीजियस टूरिज्म का बहुत बड़ा सेंटर है, खासकर रामगढ़ के राजरप्पा मंदिर के वजह से। वहाँ दामोदर नदी का जो तेज बहाव है और चट्टानी किनारे हैं ना, वो एक बहुत इंटेंस एनर्जी क्रिएट करते हैं। ओह, वहाँ माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है ना, जो शक्तिपीठ है। हाँ, वही। और दूसरी तरफ देखिए स्वर्णरेखा नदी को। अपनी ज्योग्राफी की वजह से वो हुंड्रू जैसे शानदार वाटरफॉल्स बनाती है, जो नेचर लवर्स को बहुत पसंद आते हैं। राइट। और कोयल नदी बेतला जैसे इलाकों में घने जंगलों को सींचती है, वहाँ जंगल सफारी और वाइल्ड लाइफ का बेस बनता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस थोड़ा सा। मुझे हमेशा लगता था कि बड़े रिलीजियस या हिस्टोरिकल प्लेसेस जो होते हैं वो शहरों के बीच में होते होंगे। आमतौर पर लोगों को यही लगता है। पर जब हम फल्गु नदी के किनारे बसे इटखोली की बात करते हैं, चतरा में, तो वहाँ की कहानी अलग ही है। वहाँ हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के प्रूफ एक ही जगह मिलते हैं। हाँ, इटखोरी सच में एक बहुत अनूठा उदाहरण है। वहाँ माँ भद्रकाली का स्थान भी है और प्राचीन बौद्ध मूर्तियां भी। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं एक ही नदी के किनारे कैसे डेवलप हुई। क्या फल्गु नदी ने किसी कल्चरल हाईवे का काम किया था? इसको समझने के लिए ना प्राचीन इतिहास को देखना होगा। हजारों साल पहले नदियां ही सबसे सेफ और आसान ट्रेड रूट्स हुआ करती थीं। अच्छा, मतलब जंगलों और पहाड़ों के बीच में नेचुरल रास्ता। एग्जैक्टली। जब व्यापारी, मंक या मुसाफिर वहां से गुजरते थे, तो फल्गु नदी के किनारे इटखोरी जैसी जगह उन्हें एक सेफ आश्रय देती थी। नदी ने सिर्फ पानी नहीं दिया, बल्कि एक टॉलरेंट एनवायरनमेंट दिया जहां आइडियाज एक्सचेंज हो सकें। सही कहा। बौद्ध भिक्षुओं ने अपनी साधना की और हिंदू अनुयायियों ने अपनी। दोनों ने उस जगह को सेक्रेड माना। ये ज्योग्राफिकल सेफ्टी की वजह से ही पॉसिबल हुआ। ये सच में हैरान करने वाला है कि पानी की एक धारा आस्था को कैसे जोड़ सकती है। और ये सिर्फ इटखोरी या राजरप्पा तक लिमिट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकल नदियां भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जैसे दक्षिणी कोयल नदी के पास रांची का जगन्नाथ मंदिर है, या जमतारा ने अजय नदी के किनारे कुंजीदी क्षेत्र का मंदिर, जो लोकल देवी देवताओं के लिए है। और पश्चिमी सिंहभूम में संजय नदी के किनारे के शिव मंदिर भी हैं, जो गांव वालों के लिए बहुत खास है। लेकिन इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग मुझे गुमला का अंजन धाम लगा, जो अंजना नदी के तट पर है। हाँ, वहाँ की पौराणिक कथा बहुत गहरी है। सुना है उस जगह को साक्षात हनुमान जी की माता अंजनी का स्थान माना जाता है। क्या बात है। देखिए, अंजना नदी और अंजन धाम से पता चलता है कि हमारी ज्योग्राफी और हमारी मिथोलॉजीज कितनी आपस में जुड़ी हुई हैं। इन्हें अलग करना नामुमकिन है। सही बात है। जब तक नदी है तब तक आस्था है। एग्जैक्टली। जब एक कम्युनिटी किसी नदी पर डिपेंड होती है, तो ग्रैटिट्यूड फील करती है, जो आगे चलकर पूजा और आस्था का रूप ले लेती है। अब देखिए, जब एक अकेली नदी इतना इम्पैक्ट डाल सकती है, तो सोचिए जब दो नदियां मिलती हैं, जिसे हम संगम कहते हैं। हाँ, संगम, तब तो असर और भी विशाल हो जाता होगा। जैसे रामगढ़ में दामोदर और भैरवी नदी का संगम है, और वहीं पर शक्तिपीठ है। राइट। और वहीं दूसरी तरफ पलामू में कोयल और औरंगा नदी का कैचकी संगम है। और मुझे पढ़कर बड़ा अजीब लगा कि कैचकी संगम अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए, फिल्म शूटिंग के लिए फेमस है। हाँ, वहाँ काफी फिल्में शूट हुई हैं। और जमशेदपुर में खरकाई और स्वर्णरेखा का दुमुहानी संगम एक पिकनिक स्पॉट है। तो एक संगम पर स्पिरिचुअल एनर्जी है, दूसरे पर सिनेमा की शूटिंग हो रही है, और तीसरे पर पिकनिक। इनमें क्या कोई ज्योग्राफिकल मैग्नेटिज्म होता है? इसका सीधा कनेक्शन वहाँ की टोपोग्राफी से है। जैसे राजरप्पा को देखिए, दामोदर नदी एक पथरीली खाई से गुजरती है। अच्छा। जब भैरवी नदी ऊपर से आकर गिरती है, तो पानी का शोर और चट्टानों का रगड़ना एक बहुत उग्र माहौल बनाता है,
ये उग्र एनर्जी शक्ति की देवी से मैच करती है। ओह, इसीलिए वहां शक्तिपीठ है। बिल्कुल। इसके उल्टे केचकी में कोयल और औरंगा का मिलन एक चौड़े, रेतीले और खुले मैदान में होता है। वहां पानी शांत है, हरियाली है। तो वहां का माहौल एकदम पीसफुल है, कैमरा और शूटिंग के लिए परफेक्ट। एग्जैक्टली। नदी कैसा लैंडस्केप बना रही है वही उसका यूज तय करता है। मतलब जमीन की बनावट ही डिसाइड कर रही है कि वहां पूजा होगी या फिल्म शूटिंग। क्या बात है। और सिर्फ संगम नहीं, किनारों ने इतिहास भी बनाया है। हाँ, जैसे औरंगा नदी के किनारे पलामू का किला, और सिमदेगा में करम नदी के किनारे करम पूजा स्थल, जहां आदिवासी नेचर की पूजा करते हैं। पलामू किले की बात करें तो वो एक मिलिट्री डिसीजन था। उन्हें ऐसी जगह चाहिए थी जो ऊंचाई पर हो और एक तरफ नदी हो, ताकि दुश्मन इजीली अटैक न कर सके और पानी भी मिलता रहे। स्मार्ट। और करम नदी के पास करम पूजा दिखाता है कि आदिवासी समाज के लिए नदी सिर्फ पानी नहीं, पूरे इकोसिस्टम का हिस्सा है। वो पेड़, मिट्टी सबकी पूजा करते हैं। और जब नेचर अपने फुल फॉर्म में आती है तब वो वाटरफॉल्स बनाती है। खैर, हिस्ट्री से थोड़ा हट के बात करें तो ये नदियों का थ्रिलिंग रूप है। झारखंड का पठारी इलाका वाटरफॉल्स के लिए परफेक्ट है। जैसे स्वर्ण रेखा नदी पर रांची का हुंद्रू वाटरफॉल, जो राज्य का सबसे ऊंचा झरना है। फिर खूंटी में कारकरी नदी पर पंचघाघ है, जहां नदी 5 अलग धाराओं में बट जाती है। हाँ। और गुमला में शंख नदी पर घाघरी वाटरफॉल, और गिरिडीह में उसरी नदी पर उसरी वाटरफॉल। ये सब तो काफी फेमस हैं। लेकिन इनके बनने का साइंस भी तो इंटरेस्टिंग है। छोटा नागपुर का पठार फ्लैट नहीं है, अचानक से खड़ी ढलानें आ जाती हैं। तो पानी अचानक से नीचे गिरता है ग्रेविटी की वजह से। सही पकड़े हैं। हुंद्रू और पंचघाघ आजकल बहुत पॉपुलर है, पर एक जगह ऐसी है जो इन सब से अलग है। आप उसी मिस्टीरियस जगह की बात कर रही हैं ना, जो मैंने स्टार्ट में मेंशन की थी। लेतेहार जिले में बुद्धा नदी पर बुद्धाघाघ वाटरफॉल। हाँ, वही। बाप रे, जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो लगा जैसे ये नेचर का कोई सीक्रेट वीआईपी लाउंज है। 450 फीट की ऊंचाई। ये इतना शांत कैसे रह गया? क्योंकि इसका आइसोलेशन ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। आसपास का जंगल इतना घना है और रास्ता इतना मुश्किल है कि वो एक नेचुरल फिल्टर का काम करता है, जो आम टूरिस्ट की भीड़ को रोक लेता है। हाँ, सिर्फ डेडिकेटेड ट्रैकर्स ही वहां पहुंच पाते हैं। और आदिवासियों के लिए वो 450 फीट का झरना कोई व्यू पॉइंट नहीं है, उनके देवताओं का घर है। उन्होंने इसे बचाकर रखा है। सही बात है। और नदियां सिर्फ पानी ही नहीं गिरा रही हैं, पूरे इकोसिस्टम को जिंदा रख रही हैं। जैसे कोयल नदी बेटला नेशनल पार्क से गुजरती है। गर्मियों में जब सब सूख जाता है तो यही नदी हाथियों और बाघों के लिए लाइफ सेवर बन जाती है। और नॉर्थ कोयल नदी के पास नेतरहाट बसा है, क्वीन ऑफ छोटा नागपुर। पूर्वी सिंहभूम में ब्रह्मणी नदी के पास घाटशिला का हिल स्टेशन है। और खुंटी में करू नदी के पास करो प्रोजेक्ट एरिया भी तो है, जहां रूरल टूरिज्म बढ़ रहा है। तो नदियां एक तरह से लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। बिल्कुल। नदियों और जंगलों की एक दूसरे पर डीप डिपेंडेंसी है। खैर, नेचर ने तो अपना काम किया, पर इंसानों ने भी इंजीनियरिंग लगाकर इनके प्रवाह को नया रूप दिया है। डैम्स और रेजर्वॉयर्स। हाँ, जैसे जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी पर डिमना लेक, और धनबाद में बराकर नदी पर मैथॉन डैम। कोडरमा में तिलैया नदी पर तिलैया डैम भी है, जो एकदम पेंटिंग जैसा लगता है। पर एक नाम ने मुझे सच में कंफ्यूज कर दिया। कौन सा नाम? दुमका में मयूराक्षी नदी पर मसांजोर डैम है, जिसे कनाडा डैम कहते हैं। वेट, झारखंड के एक जिले में कनाडा का क्या कनेक्शन? ये 1950s की डिप्लोमेसी का बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। आजादी के बाद जब इंडिया बड़े डैम्स बना रहा था तो फंड्स और टेक की बहुत जरूरत थी। तो कनाडा ने हेल्प की थी। एग्जैक्टली। मसांजोर डैम के लिए कनाडा गवर्नमेंट ने बड़ी फाइनेंशियल और टेक्निकल मदद दी थी। उसी इंटरनेशनल हेल्प के रिस्पेक्ट में इसे कनाडा डैम कहा जाता है। वाह, मतलब एक लोकल नदी का पानी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का हिस्सा बन गया। तभी इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा जाता था। हाँ, और आज वही जगह टूरिज्म का बड़ा सेंटर है। तो अगर इस पूरी डीप डाइव को हम रैप अप करें तो ये टूरिज्म एक मैट्रिक्स जैसा लगता है। एक मेमोरी ट्रिक हो जाए। बिल्कुल। एग्जाम्स या ट्रिप्स के लिए याद रखिए, दामोदर मैंने राजरप्पा, स्वर्णरेखा से हुंड्रू, कोयल का कनेक्शन बेतला से, और फल्गु यानी इत्खोरी, बराकर गया मैथिन के साथ, उसरी वाटरफॉल अंजना से अंजन धाम और खरखाई का संगम, और सबसे खास बुद्धा नदी से बुद्धाघाघ। सही है। अगर ध्यान दें